आज हम आपको एक ऐसी मूवी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि समाज की गहरी सच्चाइयों को भी उजागर करेगी। यह मूवी है नारी बेटा, एक ऐसी कहानी जो हिम्मत, सच की ताकत और इंसाफ की लड़ाई को दर्शाती है। अगर आप इस कहानी को पढ़कर उत्साहित होते हैं तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 11 नवंबर 2003 को। केरल के घने जंगलों और उबड़ खाबड़ रास्तों के बीच एक आदमी, वर्गिस पीटर, जो एक केरल पुलिस कांस्टेबल है, तेजी से भाग रहा है। उसका चेहरा पसीने से तर है, सांसें तेज हैं और आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सा दृढ़ संकल्प झलक रहा है। वह किसी से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि उसके अपने लोग यानी पुलिस वाले ही हैं। यह दृश्य अपने आप में इतना चौंकाने वाला है कि दर्शकों का ध्यान तुरंत खींच लेता है। वर्गिस जंगल की पगडंडियों पर भागता है, पेड़ों की आड़ लेता है और हर पल यह उम्मीद करता है कि वह अपने पीछा करने वालों से बच निकलेगा, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता। कुछ ही देर में पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वर्गिस की सांसें अब और तेज हो चुकी हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसे पकड़ लिया जाता है और एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। वहां उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। पुलिस वाले उससे सवालों की बौछार शुरू करते हैं और उनकी आवाज में गुस्सा और धमकी साफ झलकती है। तभी एक पुलिस वाला वर्गिस के बैग की तलाशी लेता है और उसमें से कुछ दस्तावेज निकालता है। इन दस्तावेजों को देखते ही सभी के चेहरे पर हैरानी और डर का मिश्रित भाव उभरता है। वर्गिस बार बार एक ही बात दोहराता है, सच एक दिन सामने जरूर आएगा। लेकिन वर्गिस के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह अपने ही साथियों से भाग रहा था? वह इस खतरनाक स्थिति में कैसे फंस गया? इन सवालों का जवाब हमें इस कहानी के अगले हिस्सों में मिलेगा। कहानी अब 2 साल पीछे चली जाती है, जहां हम केरल के एक दूरदराज के आदिवासी गांव में पहुंचते हैं। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा है, हरियाली से भरे जंगल, छोटी छोटी झोपड़ियां और वहां रहने वाले साधारण लोग। लेकिन इस खूबसूरत जगह की सतह के नीचे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। यहां रहने वाले आदिवासी लोग अत्यंत गरीब हैं। उनकी जिंदगी बेहद कठिन है और इसका कारण है इस इलाके के अमीर और रसूखदार लोग। ये लोग न केवल आदिवासियों का शोषण करते हैं बल्कि उनकी आजादी को भी छीन लेते हैं। आदिवासियों को न तो बाहर जाकर काम करने की इजाजत दी जाती है और न ही वे अपनी जमीन पर उगने वाली फसलों को बाजार में बेच सकते हैं। उनकी जिंदगी एक ऐसी जेल बन चुकी है जहां हर कदम पर बंधन है। एक बार गांव के ही एक आदमी ने एक अमीर जमींदार के खेत से सिर्फ 6 रुपए की सुपारी चुरा ली। यह छोटी सी चोरी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध बन गई। जमींदार के गुंडों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पुलिस स्टेशन ले गए। उसकी हालत देखकर गांव की एक बहादुर महिला शांति सामने आई। शांति एक ऐसी औरत थी जो अपने समुदाय के लिए हमेशा आवाज उठाती थी। उसने उस आदमी को जेल से बचाया और इस घटना ने उसे और भी दृढ़ कर दिया। शांति का एक सपना था, वह चाहती थी कि उनके समुदाय को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिले। यह कोई निजी स्वार्थ नहीं था, बल्कि सरकार ने स्वयं यह वादा किया था कि आदिवासियों को उनकी जमीन दी जाएगी। लेकिन सरकारी वादे अक्सर कागजों तक ही सीमित रहते हैं। शांति ने अपने लोगों को समझाया कि अगर उन्हें अपनी जमीन चाहिए तो इसके लिए उन्हें अनंतपुरम जाकर सरकार के सामने अपनी बात रखनी होगी। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। शांति के नेतृत्व में गांव के लोग एकजुट होने लगे। वह उनकी प्रेरणा थी, उनकी आवाज थी। लोग उसकी बात सुनते थे क्योंकि वह न केवल साहसी थी बल्कि उनके दुख दर्द को समझती थी। इस बीच कहानी हमें फिर से वर्गिस पीटर के पास ले जाती है, जो इस मूवी का मुख्य किरदार है। वर्गिस पीटर एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी युवक है। वह एक छोटे से गांव में रहता है जहां उसकी जिंदगी सादगी और सपनों के बीच झूलती है। वर्गिस की जिंदगी में 2 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसकी मां और उसकी प्रेमिका नसी। नसी एक बैंक में काम करती है और वर्गिस से बेहद प्यार करती है। दोनों एक दूसरे को हाई स्कूल के दिनों से जानते हैं। उनके बीच का रिश्ता गहरा है, लेकिन एक बड़ा अंतर भी है। नसी एक अमीर परिवार से है, जबकि वर्गिस की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। वर्गिस की मां और मामा उसकी जिंदगी का आधार हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उनके पास बस थोड़ी सी जमीन है जहां वे केवल केले उगा पाते हैं। वर्गिस एक होनहार और मेहनती लड़का है। उसका कई बार क्लर्क और पुलिस कांस्टेबल की नौकरियों में चयन भी हुआ, लेकिन वह इन नौकरियों को करने में कोई रुचि नहीं दिखाता। उसका सपना बड़ा है, वह PSC पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करके एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहता है। वर्गिस की मां उसे बार बार समझाती है कि घर की हालत ठीक नहीं है और उसे कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, लेकिन वर्गिस को लगता है कि ये छोटी मोटी नौकरियां उसके सपनों को रोक देंगी। वह एक सुनहरे मौके का इंतजार कर रहा है जो उसकी जिंदगी को बदल दे। इस बीच नसी उसका साथ देती है। जब भी वर्गिस को पैसों की जरूरत पड़ती, नसी उसे अपने पास से पैसे दे देती, लेकिन यह मदद वर्गिस के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती थी। एक दिन वर्गिस नसी के घर जाता है। दोनों एक
दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं जब नसी के पिता उन्हें देख लेते हैं। नसी के पिता, जो एक रसूखदार और अमीर आदमी हैं, वर्गीस को बुलाते हैं। वे उससे उसकी नौकरी, परिवार और सामाजिक स्थिति के बारे में सवाल करते हैं। वर्गीस के पास इन सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं होता। नसी के पिता के पास ढेर सारी जमीन और संपत्ति है, जबकि वर्गीस का परिवार मुश्किल से गुजारा करता है। यह मुलाकात वर्गीस के लिए अपमानजनक साबित होती है। वह भारी मन से घर लौटता है। उसी दिन वर्गीस के नाम एक पत्र आता है। इसमें लिखा है कि उसका चयन एक बार फिर पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए हुआ है, लेकिन वर्गीस का मन इस बार भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसकी माँ और मामा उसे समझाते हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अगले दिन जब वह नसी से मिलता है तो नसी उसे यह नौकरी करने की सलाह देती है। वह बताती है कि उसके पिता अब उसके लिए दुबई में रहने वाले लड़कों के रिश्ते ला रहे हैं। नसी कहती है कि अगर वर्गीस अब भी कुछ नहीं करता तो वह अपने परिवार को उनके रिश्ते के लिए मना नहीं पाएगी। वह वर्गीस से वादा करती है कि वह उसका इंतजार करेगी, लेकिन अभी उन्हें अपने रिश्ते को कुछ समय के लिए रोकना होगा। माँ के ताने, नसी से अलगाव का डर और घर की खराब आर्थिक स्थिति आखिरकार वर्गीस को झकझोर देती है। वह पुलिस कांस्टेबल की नौकरी स्वीकार करने का फैसला करता है। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि उसका दिल अभी भी पीएससी की तैयारी में है, लेकिन वह समझता है कि अभी उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी। नौकरी शुरू करने के बाद वर्गीस का जीवन बदलने लगता है। वह एक मेहनती कांस्टेबल बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गुस्सा और हताशा कभी कभी उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। एक बार वह गुस्से में एक बूढ़े व्यक्ति को, जो एक धरने में शामिल था, बुरी तरह पीट देता है। इस घटना से उसके सीनियर अधिकारी उस पर बहुत नाराज होते हैं। वे उसे डांटते हैं और कहते हैं कि उसे यह सीखना होगा कि कब और किस पर गुस्सा निकालना है। तभी बशीर नाम का एक दूसरा पुलिस अधिकारी वर्गीस को बचाने आता है। बशीर एक नेकदिल और समझदार इंसान है। वह अपने सीनियर को समझाता है कि वर्गीस नया है और उसे अभी अनुभव की कमी है। बशीर को जब पता चलता है कि वर्गीस पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहता और कमी साला पीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वह उससे और ज्यादा सहानुभूति रखने लगता है। कुछ समय बाद वर्गीस और उसकी पुलिस यूनिट को वायनाड भेजा जाता है। वहां आदिवासी लोग अपनी जमीन के लिए एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जिसे शांति लीड कर रही है। यह आंदोलन इतना तीव्र है कि पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बुलाया गया है। वर्गीस को यह ड्यूटी पसंद नहीं है, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन उसके सीनियर उसकी बात नहीं मानते और उसे वायनाड जाना पड़ता है। वायनाड पहुंचने पर वर्गीस देखता है कि आदिवासी लोग अपनी जमीन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन उनकी मांगें साफ हैं। वे अपनी जमीन का हक चाहते हैं। शांति इस आंदोलन की आत्मा है। वह लोगों को एकजुट करती है और उनकी आवाज को बुलंद करती है। वहां एक सख्त आईपीएस अधिकारी डीआईजी केशवदास स्थिति को संभालने आता है। केशवदास की सख्ती और ठंडा स्वभाव सभी को डराता है। वह पुलिस वालों को सख्त निर्देश देता है और चला जाता है। अगले दिन वर्गीस ड्यूटी पर होता है, जब उसका एक आदिवासी व्यक्ति थम्बी और उसके कुत्ते को लेकर झगड़ा हो जाता है। यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है। केशवदास वर्गीस को बुरी तरह डांटता है और उसे सस्पेंशन की धमकी देता है। इन सबके बीच बशीर और वर्गीस के बीच एक गहरी दोस्ती बनने लगती है। बशीर हर बार वर्गीस को मुसीबत से बचाता है। वह उसे समझाता है कि उसे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना वह अपनी नौकरी खो देगा। एक रात आदिवासी लोग एक सांस्कृतिक आयोजन करते हैं। इस दौरान कुछ पुलिस वाले चुपके से उनके पानी के तालाब को गंदा कर देते हैं ताकि वे वहां से चले जाएं, लेकिन यह हरकत उल्टी पड़ती है और आदिवासी लोग और भी गुस्से में आकर आंदोलन को और तेज कर देते हैं। कुछ दिनों बाद आर्मी का एक दस्ता वहां पहुंचता है। वे पुलिस को बताते हैं कि आंदोलन में कुछ माओवादी शामिल हो सकते हैं। केशवदास को यह बात संदिग्ध लगती है, लेकिन वह जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू करने का आदेश देता है। वर्गीस और बशीर एक ग्रुप में जंगल की तलाशी लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई माओवादी कैंप नहीं मिलता। सर्च ऑपरेशन के दौरान वर्गीस और बशीर अलग अलग हो जाते हैं। जब सर्च टीम वापस लौटती है तो वर्गीस को पता चलता है कि बशीर अभी तक नहीं आया। वह केशवदास से इस बारे में बात करता है, लेकिन केशवदास इसे हल्के में लेता है। अगली सुबह वर्गीस को कुछ बच्चे एक वॉकी टॉकी के साथ खेलते दिखते हैं। उसे शक होता है कि यह वॉकी टॉकी बशीर का हो सकता है। वह तुरंत केशवदास को बताता है और केशवदास थम्बी को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। थम्बी की कड़ी पूछताछ होती है, लेकिन वह बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। अगली सुबह वह सैनिक जो बशीर के साथ गया था जख्मी हालत में लौटता है। यह देखकर वर्गीस का शक पक्का हो जाता है कि बशीर खतरे में है। वह केशवदास से जंगल में दोबारा सर्च करने की मांग करता है। सर्च टीम जंगल में जाती है और नदी के किनारे वर्गीस को बशीर की लाश मिलती है। उसे कुर्सी से बांधकर बेरहमी से मारा गया है। यह दृश्य वर्गीस को तोड़ देता है। वह केशवदास को सारी बात बताता है, लेकिन केशवदास इसे माओवादियों का काम बताकर टाल देता है। लेकिन वर्गीस को अब सच्चाई का अंदाजा होने लगता है।
उसे बशीर की लाश के पास एक चाकू मिलता है जो उसी सैनिक का है जो बशीर के साथ गया था। वर्गीस उस सैनिक से मिलने जाता है, लेकिन सैनिक उसे देखते ही घबरा जाता है और उस पर हमला कर देता है। वर्गीस एक साधारण कांस्टेबल है और वह सैनिक के सामने टिक नहीं पाता। बुरी तरह पिटने के बाद वह केशवदास के पास जाता है, लेकिन वहां उसे एक और बड़ा झटका लगता है। केशवदास उसे एक पुलिस वैन में ले जाता है और कुछ कमांडो उस वैन को बंद कर देते हैं। केशवदास वर्गीस को बताता है कि यह सब ऊपर से आए दबाव का नतीजा है। बशीर की मौत का इल्जाम आदिवासियों पर लगाकर उन्हें वहां से हटाने की साजिश थी। केशवदास कहता है कि वर्गीस को चुप रहना होगा, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगले दिन पुलिस आदिवासियों पर हमला करती है। उनकी झोपड़ियां तोड़ दी जाती हैं और कई लोग मारे जाते हैं। इनमें एक 7 साल की बच्ची भी शामिल है। वर्गीस यह सब देखकर टूट जाता है। वह कोशिश करता है कि आदिवासियों को बचाए, लेकिन वह अकेला कितना कुछ कर सकता था। पुलिस अपने अपराधों को छुपाने के लिए मारे गए लोगों के शवों को जलाकर दफना देती है। वर्गीस के लिए यह क्रूरता असहनीय है। वह नसी से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। नसी उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वह गलत को बर्दाश्त न करे, भले ही उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। कहानी अब प्रेजेंट में लौटती है, जहां वर्गीस पुलिस से भाग रहा था। उसे पकड़ लिया जाता है और केशवदास उसे धमकाता है कि अगर उसने मुंह खोला तो उसे झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। लेकिन वर्गीस डरता नहीं। वह कहता है सच की जीत होगी। वर्गीस कई पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन केशवदास की पहुंच बहुत ऊपर तक है। आखिरकार वह कोर्ट का रास्ता चुनता है। वह शांति और बचे हुए आदिवासियों से मिलता है जो जेल में हैं। सभी लोग वर्गीस का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। वर्गीस सबूत इकट्ठा करता है और कोर्ट में अपनी बात रखता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और केशवदास को जेल हो जाती है। आदिवासियों को इंसाफ मिलता है और वर्गीस अपनी हिम्मत के दम पर एक भ्रष्ट सिस्टम को चुनौती देता है। नारी बेटा एक ऐसी कहानी है जो साहस, इंसाफ और सच्चाई की ताकत को दर्शाती है। यह मूवी हमें दिखाती है कि एक साधारण इंसान भी अगर वह सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत रखता है तो बड़ा बदलाव ला सकता है। वर्गीस की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं और यह भी सुझाएं कि आप अगली बार किस मूवी की कहानी सुनना चाहेंगे। अगर आप नारी बेटा देखना चाहते हैं तो इसे जरूर देखें। यह मूवी न केवल मनोरंजक है, बल्कि समाज की सच्चाई को भी उजागर करती है।